डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेट 2 साइंस का सॉल्यूशन इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, आप देख सकते हैं। आपको शक्ति का एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। शक्ति जो है इसका एसआई मात्रक लिख देना है और तथा उसको परिभाषा भी देनी है आपको। यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है। तो शक्ति का एसआई यूनिट जो होता है वो वॉट होता है, ठीक है। और इसको कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। एंड देन इसका डेफिनेशन जो है वो हम कर सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आवर्ती को परिभाषित करना है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको आपको डिफाइन करना है और इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। तो किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपन की संख्या को आवर्ती कहते हैं और आवर्ती का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। यानी कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस that an object make in 1 second is called frequency और the unit of frequency is hertz। तो hertz है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवोगाद्रो संख्या का मान आपको बताना है, द वैल्यू ऑफ आवोगाद्रोज नंबर। तो ये होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है। ये मोल यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी पदार्थ में 1 मोल के द्रव्यमान को उस का जो है मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान जो है उसका क्या होता है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनाल रे या फिर कैनाल किरणें किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज एमिटेड फ्रॉम द एनोड आर कॉल्ड कैनल रेज। दीज रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। ध्यान रखना है थोड़ा सा, कभी कभी पूछ लेता है कि कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो है एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल रे कहलाती हैं या केनाल किरणें कहलाती हैं और इन किरणों की खोज जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं। अब बहुत सारे रोग हैं, मैंने यहाँ पे जैसे आपने चेचक और कोरोना बता दिया, तो चिकन पॉक्स एंड कोरोना आप लिख सकते हैं। उसके अलावा एड्स है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है या कहा जा सकता है, यानी कि हेल्दी पर्सन का डिफिनीशन करना है, आपको डिफाइन करना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो हेल्दी पर्सन इज सेड टू बी वन हु इज नॉट ओनली फिजिकली हेल्दी बट ही इज ऑल्सो बी मेंटली एंड सोशली हेल्दी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करनी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं और उन कारणों का उल्लेख करना है जिन पर पिंड की गतिज ऊर्जा जो है निर्भर करती है। तो किस पे डिपेंड करती है ये हमें बताना है। सबसे पहले इसकी गतिज ऊर्जा की परिभाषा है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि द एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो एक होता है उसका वस्तु की गति जिसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरा है वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन दो चीज़ों पे जो है काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की डिपेंड करती है, ठीक है, निर्भर करती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करना है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, व्हेन मैकेनिकल वेव्स are transmitted in a medium, the particles of medium vibrate parallel। ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल लेकिन है होता कैसा है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, जिधर वो चलती है वेव उसी के डायरेक्शन में वो पैरेलल होता है। देन सच वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचारित होती हैं तो माध्यम के कण जो है चलने की दिशा में ही समांतर कंपन करते हैं और इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो व्हेन मैकेनिकल waves are transmitted in a medium, the particles of the medium vibrate perpendicular
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ पर जो है किस तरह से वाइब्रेट करती है, पैरेलल करती है। यहाँ पे कैसे करती है, परपेंडिकुलर करती है। बस यही इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम डेफिनेशन रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। केवल आपको यहाँ पे पैरेलल देना है और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर देना है, ठीक है। टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, सच वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल एक चीज़ है पैरेलल का अंतर और परपेंडिकुलर का अंतर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे जो है संचारित होती हैं तो माध्यम के कण जो है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसके बारे में आप जैसे जैसे क्लासेस में, हाई क्लासेस में जाएंगे तो आपके लिए अलग से, जब फिजिक्स पढ़ेंगे 11th में जा करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और पूरा वेव डायग्राम के साथ आप समझेंगे। अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है समझने की, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, मोल में बदलना है, कन्वर्जन करना है मोल में। तो देखिए ऑक्सीजन का जो है आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का, यहाँ पे का नहीं, का, ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान जो है हमारे को 12 ग्राम दिया गया है। और ऑक्सीजन गैस के परमाणु में 32 यू होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन जो वो प्लस ओ इक्वल्स टू O2 बनता है। एक में 16 होते हैं, दूसरे में 16 होते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये 32 यू जो है हमारा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि आपका 32 जो है मोलर द्रव्यमान जो है इसका होता है, ठीक है। अब सिंपल सा है, इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, मोलर संख्या निकालने के लिए दिए गए तत्वों का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, ठीक है। और दूसरा है मोलर द्रव्यमान कितना होता है। मोलर द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए कि इसका 32 होता है, और जो दिए गए तत्व है उसका हमारे पास 12 है। इसका फॉर्मूला इस तरह से कुछ लिखा जाता है, n=m/n। तो हमारे को 12 दिया गया है और 32 मैंने अभी बताया, 16 प्लस 32 तो ये हो गया 32। इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3.75, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको निकाल देना है। नेक्स्ट जो है आपका कार्बन का पूछा है, कार्बन के लिए क्वेश्चन में दिया गया 22 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान। तो वही फॉर्मूला रखेंगे, तो आपको ये होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अणु द्रव्यमान बताना है, तो CO2 होता है। तो यहाँ पे कार्बन में 12 प्लस में ऑक्सीजन में 16 प्लस में फिर से 16, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो 16 16 32, 32 और 10 42 और 2 44। तो ये हो गया आपका, CO2 में इतने होते हैं 44 44, ठीक है। अब जो है आपको क्या बताना है, सीधा सीधा आंसर लिखना है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 तो आपको दिया गया है, तो 22 बटे में सीधा कर देंगे 44 44। तो इसको आप जब काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको आसान हो गया है यहाँ पे, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से निकालेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर डायरेक्ट आप लिख देते हैं ये और ये आंसर, तो आपका गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 मोल जल का जो है आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। एक मोल जल जो होता है वो होता है आपका H2O, ठीक है। हाइड्रोजन में होता है आपका एक एक, तो A1+1, और ऑक्सीजन में अभी अभी मैंने बताया कितना होता है, टोटल कितना होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 1+1, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया। हाइड्रोजन में एक होता है आपका, ठीक है ना, द्रव्यमान में। तो 1+1 तो हाइड्रोजन का हो गया, प्लस में 16 ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए 18। यानी कि हमारा जो 18 ग्राम जो है एक मोल जल का द्रव्यमान होता है। अब ये बोल कितना रहा है, 10 मोल का, यानी कि एक मोल में जब 10, एक मोल में जब 18 होता है, 10 में कितना होगा, तो 10 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो 180 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि किस में क्या होता है। आने वाले समय में मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में बता दूंगा, आने वाली कक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में ही आप लोगों के लिए जो ये आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन आपको देखना है कि अगर आपको 10 ग्राम मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन अलग से हर वीडियो में अलग अलग एक एक क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 11 बताया, तो हर वीडियो में 11वां क्वेश्चन अलग होगा, दूसरे वीडियो में 12वां क्वेश्चन होगा, तीसरे वीडियो में 13वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर नहीं डाला जाएगा वहाँ पे, केवल क्वेश्चन ही डाला जाएगा। क्वेश्चन टाइप करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा। आप केवल हमारे चैनल के साथ में इस क्वेश्चन को डालेंगे और सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, तो आपको डायरेक्ट हमारे चैनल पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। आने वाले समय में हम आपके लिए और फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पूरा पेपर नहीं देखना पड़े। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो केवल उसी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप डायरेक्ट एक जो है आधे मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट के वीडियो के अंदर आपको समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो उदाहरण के साथ में आपको परिभाषा देनी है, सबसे पहले संयोजकता, यानी इसको वैलेंसी बोलते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी।
किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन इसकी। इसके बाद में देखिए इसका उदाहरण दे देना है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपने कक्षा को पूरा करता है, इसीलिए इसकी जो संयोजकता एक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, और इन ए केमिकल रिएक्शन इज लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, हैंस इट्स वैलेंसी इज वन। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया। इसी तरह से इसका बी पार्ट पूछा गया है, संभारिक यानी कि आइसोबार्स किसे कहते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, ध्यान रखना है कि आपके इसमें परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है, पर उनकी जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग होती है। द्रव्यमान समान होगा लेकिन संख्याएं अलग अलग होती है, और उसको हम संभारिक या फिर आइसोबार्स कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में समझें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक मासेस बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उन्हीं को हम आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों जो है आपके आइसोबार्स में काउंट किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। तो यहाँ पर जो है देखिए, द मेडिसिन विच गिव टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज कॉल्ड वैक्सीन और वैक्सीन, यानी कि वही टीका या आप बोल सकते हैं वैक्सीन। ठीक है, अब इसी में आप देखिए क्यों आवश्यक है। तो द वैक्सीन कैन बी सेंड टू आवर बॉडी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में भेजा सकता है। नीचे मैंने हिंदी में बताया, मैं समझाऊंगा। दिस मेडिसिन में बी गिवन टू यू और इट माइट बी इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी थ्रू द इंजेक्शन। मतलब ये किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। दस वैक्सीनेशन इज नेसेसरी टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यह दवा जो है आपको पिलाई जाए, जिसको पोलियो की ड्रॉप भी बोलते हैं, वो आपसे पोलियो की रक्षा करता है हैं, या फिर आपको खिलाई जाए, टैबलेट फॉर्म में दी जाए, या फिर आपको इंजेक्ट किया जाए, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कराया जाए, डाला जाए। तो इस प्रकार से शरीर के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, जो हमें संक्रमण से बचाती है। इसलिए क्या है, टीकाकरण हमें आवश्यक लगता है या आवश्यक होता है हमारे लिए। तो ये तरह का आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन के उसके यौगिक जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित होने की क्रिया को जो है स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। और ये प्रक्रिया जो है राइजोबियम जीवाणुओं के द्वारा होती है। ठीक है, क्लियर ही हुआ। और क्योंकि जो एनिमल और प्लांट है, वो जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है हमारा, ये जो नाइट्रोजन है वातावरण में, इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ध्यान रखना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्टली यानी कि सीधे तरीके से मनुष्य और पौधों या जीव जंतुओं द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आवश्यक है, और जो कि राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। और ये जब नाइट्रोजन है इसके यौगिकों में जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स is called nitrogen fixation. The process is done by rhizobium bacterium or bacteria. Reason the reason this process is so important is that the animal and the plant cannot use atmospheric nitrogen directly. अभी आपको मैंने बताया कि डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका फिक्सेशन होता है, इसको सही किया जाता है ताकि इसका कंजम्पशन जो है पौधों को द्वारा, जानवरों द्वारा हो सके। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा क्या है। इसके दो प्रकार क्या हैं। 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, वेलोसिटी दी गई है, गतिशील है स्पीड उसकी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन, आपकी लैंग्वेज में आने वाले समय में जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाएंगे थोड़ी सी डेफिनेशन को हल्का सा चेंज किया जाएगा, बहुत हल्का सा।
तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती हैं, दीज आर टू टाइप्स, वन इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑल्सो नोन एज गतिज ऊर्जा एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नोन एज स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप्स के हो गए। अब इसने बोला है 15 केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, ठीक है। तो आपको मास दिया है 15 केजी, तो सीधा सीधा मेरे को m बराबर कितना हो गया 15 केजी। दूसरा क्या दिया है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है। हमारे को जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है। ये आपको पता है, यहाँ पे लिखी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो ध्यान रखना 1/2 mv² होता है। अब मैं इसमें फॉर्मूले में 1/2 मास मेरे को 15 दिया है, 15 गुणा में आपका कर दूँ 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये काटोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 कट के, ठीक है, 120 जूल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है आपका जूल में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग से आपको करके एक बार दिखा दिया। इसका बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता प्रास या सुनने की शक्ति कितनी होती है, और किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में ये कितनी बार कंपन करेगा। तो सिंपल है, सामान्य मनुष्य के कार्यों के लिए जो है, यानी कि सामान्य मनुष्य के कार्यों नहीं, कानों कानों कानों, ठीक है, कानों के लिए, यहाँ पे कानों लिख दिया, ठीक है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए जो है श्रव्यता प्रास जो है वो 20 हर्ट्ज से शुरू होकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये लिमिट होती है। इसके अंदर जो है सामान्य आदमी आराम से सुन सकता है और ज़्यादा इफेक्ट उसके कानों पे नहीं होगा। इससे कम या इससे ज़्यादा में, या तो इससे कम होगा तो सुनाई नहीं देगी, और इससे ज़्यादा होगा तो कान के पर्दे खराब हो सकते। अब देखिए आपको दी क्या गई है, दी गई है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितनी है 100 हर्ट्ज। तो दी गई है आवृत्ति हमारे को 100 हर्ट्ज, यानी 100 हर्ट्ज का मतलब हो गया 100 कंपन प्रति सेकंड हो रहा है। इसका 100 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 100 बार कंपन हो रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड जैसे सुई एक बार चलती है ना, खट खट, उतनी देर में 100 बार कंपन हो रहा है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या है वो कितनी है 100 है। सीधी सी बात है, प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया कि 100 बार प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार। 1 सेकंड में 100 बार, तो ये पूछ कितने बार रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, तो 60 सेकंड। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में कितने बार कंपन करेगा, ज़्यादा बार करेगा। 100 तो 1 सेकंड में करता है, तो 60 सेकंड से हम उसको गुणा कर देंगे, यानी कि जो कि 1 मिनट के बराबर होता है। तो हमारे पास 6000 कंपन प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, मैंने इसको इंग्लिश में शायद चेंज नहीं, हाँ कर दिया कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, जो फंक्शन होता है, फंक्शन नहीं, जो फॉर ईयर्स होगा, ठीक है। ऑडिबल रेंज फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। तो ये कितना ईयर आपका ईयर्स के लिए होता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का। उसके बाद में गिवन फ्रीक्वेंसी है जो 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज का मतलब हो गया 100 वाइब्रेशन कर रहा है पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में वो कर रहा है 100 वाइब्रेशन। तो 60 सेकंड में कितना करेगा, गुणा कर देंगे 60 से, तो एक 6000 वाइब्रेशन आ जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कर देनी है। आपकी मर्जी है, मैंने जो करा है 3-3 पॉइंट बताए हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, इसमें ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, सबसे पहली बात। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवॉल्व करते हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे ध्यान साइड में लिखा हुआ है। इसके बाद में जो इनको प्रदर्शित करते हैं वो छोटे ई से करते हैं, दे आर डिनोटेड बाई, आर रिप्रेजेंटेड बाई ई। इसके बाद में प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में जो है धन आवेश होता है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस होते हैं, और इनको पी से डिनोट किया जाता है। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में न्यूट्रॉन जो होता है, इसमें जो है कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, और बोल सकते हैं आप न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल भी बोला जाता है। उसके अलावा जो है न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, और इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है, एन से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है एच, डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। सारणी इसकी छोटी सी बना देनी है इस तरह की। इसमें देखिए आपका चिन्ह जो है, इसमें एच, टी और
एच, डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपाणु कणों का सारणीबद्ध कीजिए, यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रोटियम जो है उसको H से डिनोट किया जाता है, इसको 1H1 बोलते हैं, 1H फिर 1, ठीक है। जो है आपका डी, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जो कि हमको इसको डिनोट करते हैं 2H1 से, ठीक है। इसी तरह लिखा रहेगा जो यहाँ पे लिखा था मैंने, हटा देता हूँ मैं मार्किंग, ठीक है। और उसके बाद में टी जो है, इससे हम ट्राइटियम बोलते हैं, जिसको 3H1 से डिनोट करते हैं। 3 लिखेंगे, फिर H लिखते हैं, ठीक है, और फिर 1 लिखते हैं। इसमें 2 लिखते हैं, फिर H लिखते हैं और फिर उसके बाद में 1 लिखते हैं। यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर H लिखते हैं और फिर इसके बाद में 1 लिखते हैं। तो इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है, अलग अलग जो है इनको आप समझ चुके होंगे। अब नाम जो है हमने इसको लिख दिया है कि जो है प्रोटियम है, एक तो आपका ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है। इसको हम जो चिन्ह लगाते हैं, जो इसका मार्क है वो इस तरह का है। द्रव्यमान संख्या जो इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसलिए इसकी 3 होती है, इसीलिए इसके नीचे 1 यहाँ पे मिलता है, 2 आपको यहाँ पे मिलता है और 3 आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपके हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका चिन्ह, ठीक है, 1, 2 और 3। इसके बाद द्रव्यमान संख्या के बाद में परमाणु संख्या जो है, इन सभी में एक एक होती है। देखिए कॉमन है, ये भी एक है, नीचे वाले में भी एक है और इसमें भी एक है, तो यहाँ पे तीनों में एक एक ही होती है। ये देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन सभी में प्रोटॉन 1 1 1 होता है, ठीक है। और जो आपका प्रोटीनियम है, जो इसमें न्यूट्रॉन जो है 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले में आपके 1 होते हैं और इसमें 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी में सेम होता है। तो इस तरह से ये टेबल बनाना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में आपको स्पष्ट करना है या फिर व्याख्या करना है। बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, मृदा का निर्माण जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, जैसे कोई भी स्टोन है, या आप कभी छत पे चढ़े होंगे दोपहर की गर्मी में, तो आपका छत जो है वो गर्म हो जाता है, जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं, ठीक है। और जब गर्म कोई चीज़ होगी तो वो क्या होती है, एक्सपांड होती है, फैलती है। और रात के समय पत्थर जो है ठंडे होने से सिकुड़ जाते हैं और उसमें जो है धीरे धीरे जब ठंडा गर्म होगा तो उसमें क्या होती है, दरार पड़ जाती है और वो टूट जाता है। जो जल है वो सूर्य के ताप से बनी दरार में जो है पानी भर देता है। यदि वो पानी जमा रहता है, यानी कि जम जाता है, जैसे कि ज़्यादा सर्दी पड़ी तो जम गया, तो वह दरार को जो है और चौड़ा कर देता है। और बहता हुआ पानी जो है, और जमा हुआ पानी जो पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। आप जानते हैं कहीं भी पानी गिरता रहेगा कंटिन्यूअस, एक एक बूंद भी गिराते रहेंगे, आप किसी पत्थर के ऊपर ट्राई करके देख लेना, एक पन्नी बांध देना, उसमें एक छोटा सा ड्रॉप करना, जिसमें से बूंद बूंद एक एक 2 2 सेकंड में एक एक बूंद गिरे, उसके नीचे एक पत्थर रख दीजिए और 2 4 दिन के लिए उस पानी को ख़त्म नहीं होने देना है, कंटिन्यूस गिरने दीजिए, तो आप देखेंगे उस पत्थर को जो है वहाँ पर वो एक निशान छोड़ गया या वहाँ से पत्थर टूट चुका है। इसके अलावा जो है तेज गति से बहता हुआ पानी जो है पत्थर के टुकड़ों को बाहर ले जाता है, जिससे वो आपस में टकरा करके, जब पत्थर बहने लगेंगे तो वो आपस में टकराएंगे और वो जो है और टूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार जो है मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर तक जो है चली जाती है, जहाँ पर तो वो बनी थी वहाँ से चली जाती है। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, जो बच्चे इंग्लिश में इसका सोल्यूशन चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके और थोड़ा सा है नीचे 2 लाइनें। हवा क्या करती है, तो यहाँ पे बीच में डैश नहीं दिया। हवा जो है, हवा से क्या होता है, पत्थर के टुकड़े जो आपस में टकराती हैं और भी जो छोटे छोटे में बढ़ जाते हैं टुकड़ों में, ठीक है। विंड क्या करती है, पीसेस ऑफ स्टोन को और कोलाइड कर देती है और उससे क्या है, उसका और भी स्मॉलर पीसेस में टुकड़े हो जाते हैं। और जीव क्या होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जीव भी मिट्टी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और कैसे, तो अभी अभी आपने सुना होगा लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, पत्थरों की सतह पर उगते हैं, ठीक है, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी के परत का एक निर्माण कर देते हैं। यानी कि दे ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द स्टोन विच कन्वर्ट्स द स्टोन इनटू पाउडर फॉर्म फ्रॉम ए लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक लेयर मिट्टी का एक जो है परत बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये आप पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे, 4 पॉइंटों में आपको डिस्क्राइब करना है। पहला पॉइंट सूर्य, दूसरा पॉइंट जल, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपका हवा और चौथा पॉइंट जीव। इस 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो अंतिम प्रश्न है, संक्रमण के कारक और उससे बचाव के उपाय बहुत सारे हैं। सबसे पहले वायु द्वारा जो है संक्रमण हो सकता है, छींकने और खांसने से जो रोगाणु है वो वायु में आ जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। दूसरा जो जल है,
जल द्वारा जो है प्रदूषित या संक्रमित पानी पीने से जो है रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लैंगिक संपर्क हो सकता है, सेक्सुअल हैबिचुएट जो होता है, इसमें आपका कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ में अगर संपर्क में आते हैं, लैंगिक संपर्क में, तो ये जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर वगैरह जो होते हैं, कुछ भी काट ले तो वो भी रोग का वाहक का काम करते हैं। संक्रमण इस तरह से फैल सकता है। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट 1 2 जो है आपका थ्रू एयर, बाई एयर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और सम एनिमल्स, ये चारों लिख देंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसके बचने के उपाय। और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, हमने आपको गाइड किया है, चाहे तो आप ये पूरे लिखें या फिर अपना ऐड कर सकते हैं इसमें एक दो सॉल्यूशंस। यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, यानी कि शुड नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्शियस पर्सन। ठीक है, सबसे पहला बचने का उपाय तो यही है कि भैया उस चीज़ से दूर रहो। दूसरा है संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका यानी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन। उसके बाद में संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे वो तौलिया यूज़ करता है, साबुन, बेड, बिस्तर जो भी यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें उसकी नहीं यूज़ करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये संक्रमण के जो हैं आपको लक्षण बताए और साथ ही साथ उनके बचाव के उपाय। और बाकी आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ रही है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जो है आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट में ही सब कुछ अवेलेबल है और हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में मिलेगा। हिंदी भी मिलेगी प्लस में आपको इंग्लिश भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।